सेकंड सत्र में सभी का स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वर्षा श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। वाइट फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हैं। संजय कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। सरिता जैन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। अल्पेश पटेल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अलावा केरल से जुड़े हुए हैं शायद ये सारा जुड़े हुए हैं क्या? ये सारा जी जुड़े हुए हैं शायद, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे बीएचबी में। हम लोगों ने सेमेस्टर 3 का सब्जेक्ट मैटर था वो, और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि जो परीक्षण है, मतलब जो टेस्ट होते हैं वो कैसे किए जाते हैं और उनके आधार पर जांच क्या होती है, मतलब क्या किस रोग में वो जांच हो पाती है, कैसे। अब हम लोग आ रहे हैं बीएचबी में ही मानव शरीर विज्ञान, लोकोमोटर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसी सिस्टम को आगे हम बढ़ा रहे हैं। उसी में नर्वस सिस्टम है। तो मोर और लेस लोको सिस्टम हम लोग खत्म कर चुके थे, और न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पिछली बार हम लोगों ने चर्चा में किया था। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आगे चल के जब आप ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस जंक्शन का इंपॉर्टेंस क्यों है, या कैसे हमारी इम्पल्स एक एक्सॉन से दूसरे डेंड्राइट, एक्सॉन और डेंड्राइट मिलते हैं तभी कोई इम्पल्स होती है। वो हम लोग आगे और समझ पाएंगे। तो यानी कोई अगर न्यूरोमस्कुलर माने मसल से कोई भी काम कराना होता है तो कैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है, यानी एक चौराहा बनता है, एक स्पेस बनता है। उस स्पेस में कोई केमिकल्स होते हैं, क्योंकि सारा केमिकल्स है हमारा, तो केमिकल्स कोई निकलते हैं। तो उसमें रोल हम लोगों ने देखा था कि कैल्शियम का रोल बहुत है। पहले तो सोडियम का रोल है, सोडियम का रोल है, फिर कैल्शियम का रोल है, फिर एस्टाइल कोलिन नामक एक केमिकल निकलता है, वो अपनी कार्यवाही करता है, फिर वो सोडियम चैनल को प्रभावित करता है। सोडियम चैनल प्रभावित होते हैं तो फिर कैल्शियम चैनल जो है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इतना रोल था। तो हमको समझ लेना चाहिए कि सोडियम की उपयोगिता कितनी है, उसके साथ कैल्शियम की उपयोगिता कितनी है, प्लस अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हमको फैट की भी उपयोगिता मिलेगी। समझ में फैट क्यों बहुत आवश्यक है। जो हम लोग कहते हैं, कभी कभी बोल देते हैं कोई कि फैट कम खाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि फैट कम खाना, फैट पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए, अधिक नहीं खाना चाहिए, वो अलग पॉइंट है। लेकिन फैट की उपयोगिता ब्रेन टिश्यूज को भी है। तो इसलिए हम लोग अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग अब नर्वस सिस्टम पर पढ़ेंगे, ताकि इसी को हम लोग सेमेस्टर 3 में पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रहा है? ठीक। तो यह नर्वस सिस्टम यहाँ पर हम लोगों ने, तो नर्वस सिस्टम हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। नर्वस सिस्टम में देखिए 3 होते हैं। एक तो नर्व सेल्स, ठीक है। तो नर्व सेल्स माने न्यूरॉन। फिर एक होती है न्यूक्लियर कोशिकाएं। तो क्या, जैसे ग्लू होती है ना, ग्लू चिपकने के लिए, वैसे पैकिंग मटेरियल के रूप में होता है। तो ये ग्लू माने, जैसे ग्लू माने चिपकना, ग्लू से गोंद होता है ना, ग्लू से चिपकना होता है। तो ऐसे ही ये प्रोटेक्ट करते हैं वर्चुअली। और तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू। इन 3 का रोल है। तो हम लोग न्यूरॉन को समझ रहे हैं, लेकिन न्यूरॉन के अलावा 2 कोशिकाएं और भी बता रहे हैं, न्यूक्लियर कोशिकाएं और कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये हमारा है।
अब हमारी इकाई क्या है, हम लोग इकाई मानते हैं क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई हमारी न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन के 3 भाग इसमें आप बताए गए हैं, देखिएगा 3 भाग हैं। तो न्यूरॉन के 3 भाग हैं। तो ये क्या है, ये विद्युतीय आवेश माने ये इंपल्स लेके दौड़ते हैं, ये चलते हैं और इंपल्स लेके दौड़ते हैं। और इनमें जैसे हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि हमारे स्केलेटल मसल सिस्टम में भी कोई वृद्धि नहीं होती, मतलब उनमें भी रिजनरेशन नहीं होता है। वृद्धि अलग पॉइंट है, रिजनरेशन नहीं होता, मतलब एक 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 जैसे एक मदर सेल दूसरे सेल को डेवलप नहीं करती। हालांकि वहां पर मसल्स बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो रिपेयरिंग प्रोसेस में बड़े होते हैं, बल्कि वो जन्म नहीं लेते। वैसे ही जनन क्षमता, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी इसमें नहीं होती, किसमें, नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो जितना आपको जन्म के समय संख्या निश्चित है वही इसमें उतनी रहेगी, वो बढ़ेंगे नहीं। और लगभग 100 मतलब ये 10 क्या कौन 100 अरब क्या कहेंगे, 100 बिलियन इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो 100 बिलियन वो हमारे पास होते हैं। अब एक्सॉन की संरचना क्या है, देखिए 3 है हमारे न्यूरॉन में। 3 न्यूरॉन या सब नर्व सेल को कहते हैं, तो उसको न्यूरॉन हम बोलते हैं। तो न्यूरॉन में 3 चीजें होती हैं। आप सेल, हम लोगों ने कहा कि सेल जो है वो शरीर का नॉर्मल, पहला जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि जो सेल है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन इकाई है, यानी स्ट्रक्चर की दशा में भी वही सिंपल है और सारा फंक्शन वही करता है। तो वैसे ही न्यूरॉन भी सेल के रूप में है। तो एक सेल में क्या है, अब पहला इसमें इसके बस इसके चीजें अलग अलग है। जैसे इसमें जब स्ट्रक्चर अगर इसको देखें तो स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा दिखा दूं। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। तो ये जो आपका बीच में दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये लाइन खींची है ये, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैं कलर चेंज कर दूं तो नीला दिख रहा है ना। जी सर। हाँ, तो ये जो है तो ये कलर, ये जो आपका ये डेंड्राइट्स है जो चारों तरफ, ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। साइटोप्लाज्म हम लोग समझ रहे हैं, जो सेल के अंदर प्लाज्म होता है, तो उसको यहाँ पर हम लोग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी समझो साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। तो ये बाहर सूचना लाते हैं, ये वाली ये सूचना लाते हैं। ये जो है सूचना यहाँ से आई, और ये हमारी सेल बॉडी है। ये बीच में जो मोटी मोटी दिख रही है, ये सेल बॉडी आंख की तरह जो दिख रही है ना, ये हमारी सेल बॉडी न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस, भाई सेल बॉडी है तो न्यूक्लियस है, वही चीजें होंगी जो हम लोग कहते हैं कि सेल में होती है। सेल में क्या क्या होगा, उसमें न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगी, ये सब इसमें पड़े रहेंगे। ठीक, अब इसके बाद ये सूचना, इसने दिया सूचना सेल बॉडी को या न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस ने क्या किया, इंटरप्रेट किया। जो भी इंटरप्रिटेशन हुआ, कोई सूचना पहुंचानी है तो उसने सूचना पहुंचाने के लिए एक सिस्टम लिया, और ये सिस्टम हमारा जो है, ये हमारा जो है, इसको एक्सॉन बोलते हैं। ये हमारा एक्सॉन है। एक्सॉन के ऊपर जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अभी मसल्स में, तो वहां क्या हम लोग एक शब्द बोल रहे थे हम लोग, सार्कोलेमा, नहीं याद आ रहा है? वहां कहते थे कि हम सार्कोलेमा माने मेम्ब्रेन जो है, उस मेम्ब्रेन को हम लोग सार्कोलेमा कह रहे थे। अब यहाँ सार्कोलेमा नहीं है, तो यहाँ क्या होगी, यहाँ एक्सॉन है। तो क्या हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको जोड़िए उसी तरह, एक्सो एक्सो एक्सोलीमा सर। एक्सोलिमा, यस। वहां सार्कोलेमा थी, तो यहाँ उन्होंने एक्सोलिमा कर दिया, तो ये एक्सोलिमा होती है। नॉर्मली एक
मेम्ब्रेन इसके ऊपर चढ़ी होती है जो सार्कोलेमा होती है, जो एक्सोलेमा होती है। लेकिन कुछ जिनमें अधिकांश अधिकांश समझ लीजिए, कुछ माने तो अधिकांश एक्सॉन में एक और शीथ चढ़ी होती है, वो शीथ होती है फैटी टिश्यूज की। वो फैटी टिश्यूज की होती है और वो उसको माइलिन शीथ कहते हैं, वो व्हाइट कलर की होती है। तो माइलिन शीथ चढ़ी होती है, उससे क्या होता है, कंडक्शन जो है बहुत तेज हो जाता है। ये उसका ये फंक्शन है। तो इस तरह ये सूचना लेके जाती है और यहाँ पर इसमें जब जाती है, देखिए ये जो है इसको तमाम एक्सटेंशन बना लेती है अपनी। देखिए एक ही आई है, लेकिन यहाँ इसने कितने हाथ फैला दिए, जैसे कहते हैं ना मेरे 1000 हाथ हैं, 1000 हाथ उन्होंने फैला दिए, इधर फैल गए इधर फैल गए, और यहाँ पर आकर के एक नॉब बना दिया। नॉब आप देखिए बटन की तरह का हो गया। यही सब आपका संवेदनाओं को ट्रांसफर करने के लिए है। यानी इंफॉर्मेशन जो भी लाया है यहाँ पर, उस इंफॉर्मेशन को इतने साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, छोटे छोटे एक्सटेंशन करके अंत बना लिया और यहाँ पर नॉब बनाया, और इसी नॉब के माध्यम से फिर आगे चल के ये ट्रांसफर करता है दूसरे। अब यहाँ किसको, यहाँ इसके बगल में क्या मिलेगा, अगर इसके आगे होगा तो कौन आएगा, बोलिए ये बताइए सरल। यहाँ सूचना दे रहा है तो यहाँ पर होना कौन चाहिए, इसके बाद यहाँ पर कौन होगा, या तो मसल होगी, या तो मसल होगी। अगर अगर मान न्यूरॉन ही होना चाहिए तो न्यूरॉन में कौन होना चाहिए, क्या चीज होना चाहिए, सेल बॉडी होनी चाहिए कि एक्सॉन होना चाहिए कि डेंड्राइट होना चाहिए। सर क्या पूछ रहे हैं आप, एक बार वापस पूछिए। ये अगर यहाँ पर कोई बना रहा है, एक्सटेंशन कोई बना रहा है, तो इस जगह पर जहां पर ये बगल में, जहां पर ये एक्सॉन का लास्ट में टर्मिनल आया है, इस टर्मिनल के आगे क्या होनी चाहिए, या तो मसल होनी चाहिए, और अगर मान लीजिए नर्वस सिस्टम का कोई टिश्यू हो तो वो कौन सा टिश्यू, कौन सा क्या चीज होनी चाहिए। सेल बॉडी। सेल बॉडी नहीं होगी, सेल बॉडी तो बीच में होती है। सेल बॉडी देखो बीच प्रोटेक्टेड है, सेल बॉडी देखिए बीच में है, ये सेल बॉडी ये कांटेक्ट में आ ही नहीं सकती कभी। या तो ये डेंड्राइट आएंगे या तो ये आएंगे। एक बात आप लोग पहले सेंटेंस भूल जाते हैं, सूचना लेने का काम डेंड्राइट का है। जी सर, डेंड्राइट्स आएंगे। सूचना लेने का काम, बार बार कह रहा हूं, सूचना लेने का काम डेंड्राइट का है, भूलिए नहीं। तो जब भी कभी कोई सूचना कहीं से ले गई, सूचना दे रहा है, देने जा रहा था, तो अब सूचना लेने वाला कोई आना चाहिए, तो कौन कहलाएगा, वो हमेशा डेंड्राइट होगा न्यूरॉन सिस्टम में, अगर नर्वस सिस्टम में होगा। और अगर यहाँ पर और होगा तो हमारा मसल सेल होगा, क्योंकि ये जो मोटर नर्व जा रही है, जो सूचना लेके जा रही है, वो मोटर नर्व है। वो देगी सूचना किसको, वो देगी सूचना किसी, या तो डेंड्राइट को देगी और या किसी मसल सिस्टम को देगी। ठीक है, तो अब ये हो गया। तो जो माइलिन शीथ चढ़ी होती है जिसमें, उसको बोलते हैं माइलिनेटेड शीथ, माइलिनेटेड और माइलिनेटेड एक्सॉन। माइलिनेटेड एक्सॉन क्योंकि माइलिन शीट चढ़ी है, वो व्हाइट कलर की होगी, और जिसमें माइलिन शीट नहीं चढ़ी है उसको नॉन माइलिनेटेड कहते हैं। ठीक है, ये किताब से पढ़िएगा। अब आ जाइए किताब पर। अब देखिए क्या है, डेंड्राइट है, इनके अलावा विभिन्न लंबाई 2 माइक्रोन से 20 सेंटीमीटर तक है इनकी लंबाई। देखिए जो ये एक्सॉन है, इनकी लंबाई 2 माइक्रोन से लेकर 20 सेंटीमीटर तक लंबे हैं। 20 सेंटीमीटर समझ लीजिए, लगभग 8 इंच, जिन्हें एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, यही सिरा 10-25 बार विभाजित होकर बटन का आकार ले लेता है, और यही अन्य नर्व कोशिकाओं के डेंड्राइट से मिलेगी साइनेप्टिक जंक्शन बनाएगी। जैसे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, यहाँ साइनेप्टिक जंक्शन कहलाएगा, वहां तो न्यूरो मस्कुलर था, न्यूरॉन मस्कुलर से कर रही थी, यहाँ साइनेप्टिक जंक्शन बनाएगी। ठीक है, ये देखिए ये पूरा उनका जो हम लोगों ने दिखा दिया कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर। तो नर्वस सिस्टम के हम लोगों ने पहले पढ़े भाग, 2 भाग, कौन 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 भाग हैं, दो भाग। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
आप लोग पुराना मत भूलिए। पेरिफेरल। एक हाँ, एक सेंट्रल सीएनएस कहलाता है, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम माने जो सेंट्रली है, आप जो आपके शरीर में बिल्कुल सेंट्रल में है। सेंट्रल में क्या होगा? सेंट्रल में ऊपर ब्रेन होगा और नीचे क्या होगा? स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कॉर्ड। तो यानी सेंट्रल में है। अब हमारे हाथ और पैर बाहर है, बाहर परिधि की तरफ है, बीच में न होकर किनारे की तरफ है। तो हाथ पैर या और अंग जो हमारे हैं उनके लिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। क्योंकि जो तो इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मिलकर के नर्वस सिस्टम की रचना करेंगे। पहला तो ये हो गया। फिर हम लोग क्या कहा, देखिए ये हो गया न्यूरॉन, हम उसको सब धीरे इसी से जोड़ते रहिएगा, जोड़िए, है ना। अब इसी को आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब फिर वही जो पहले आप भूलिए नहीं उसको, पहले तो नर्वस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो भाग हुए। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो भाग हुए, कौन कौन? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हो गया। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके दो भाग हो गए, उसके दो भाग हो गए जी। एक्यूट की पेरिफेरी को जाएगी। दो नर्व है, दो नर्व है। अच्छा, एफरेंट और इफरेंट। हाँ, स्पेस की वो स्पेस में पोजीशन के हिसाब से बोलिए कहां से निकली है। एक्सिक और स्पाइन से निकलेगी। हाँ तो वो क्या बोलेंगे? सर ऐच्छिक और अनैच्छिक वाला। अरे स्पाइन से कौन सा नर्व निकलेगी भाई? स्पाइनल नर्व सर। यस। अच्छा, स्पाइनल। और ब्रेन से कौन सा नर्व निकलेगी? ब्रेन से क्रेनियल। क्रेनियल। तो बस यही तो बनाएंगी, क्रेनियल नर्व भी तो जाएंगे शरीर में और स्पाइनल नर्व भी तो जाएंगी पेरिफेरी में। जी। दो ही से पहले बेसिक रूप में देखे ना, वो तो लेने वाला आने वो तो और दूसरी बात है। जो कोई अब वो अलग क्लासिफिकेशन है। वो नर्व जो आपके स्किन से कोई संवेदना लेकर के और जाएगी ब्रेन की ओर या स्पाइनल कॉर्ड की ओर, वो कहलाएगी कौन सी नर्व? क्या सर? एफरेंट है जो लेके जाएगी। हाँ एफरेंट है, जो एफरेंट है उसको हम लोग सेंसरी नर्व भी बोलते हैं। उसको हम लोग सेंसरी, क्यों? सेंसस लेके जाएगी ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही तो लेके जाएगी। जी। शब्द लेगी, आवाज लेगी, कान में कोई आवाज आएगी, स्पर्श लेगी, टच लेगी, तो इन सबको लेके पहुंचाएगी, वो एफरेंट नर्व कहलाएगी। इसको हम लोग बोलेंगे सेंसरी नर्व। जो ब्रेन में एनालिसिस हुई, ब्रेन कंप्यूटर की तरह है, ब्रेन में एनालिसिस हुई, एनालिसिस में उन्होंने कहा कि नहीं ये चीज गड़बड़ है, हमको ये करना है, ये रीड करना है, वो सूचना लेके जो आ रही है उसको मोटर नर्व बोलेंगे। मोटर में आदेश लेके जा रही है, मोटर नर्व बोलेंगे, और उसको बोलेंगे इफरेंट नर्व। और वो नर्व, मतलब इसको ध्यान रखिए कि वो नर्व स्किन पे नहीं जाएगी, वो मसल्स में जाएगी, वो मसल्स में जाएगी, वो उस कहीं पर जो ऑर्गन होगा उसकी मसल्स में जाएगी कि भाई इस पर आपको काम करना है। क्लियर? अब क्लियर हो गया? तो पेरिफेरी से जो एफरेंट हुआ, नीचे से ऊपर हुआ, उसको सेंसरी कह दिया हम लोगों ने। और सेंसरी का रूट क्या होगा? सेंसरी पीछे से जाएगी। पोस्टीरियर। सेंसरी का रूट पोस्टीरियर रूट होगा, यानी वो स्पाइनल कॉर्ड के पीछे वाले भाग से जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड पीछे है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड का भी तो आगे पीछे दो भाग होंगे। तो जो पोस्टीरियर भाग होगा वहां से संवेदना ऊपर जाएगी, और जो मोटर नर्व होगी वो स्पाइनल कॉर्ड के सामने के एंटीरियर भाग से आकर के और तब जाएगी मसल्स को। क्लियर? तो ये इस तरह हो गया एफरेंट सेंसरी। जब एफरेंट की बात करें तो सेंसरी होगा, और जब हम इफरेंट की बात करें तो मोटर नर्व होगी। मोटर नर्व हमेशा मसल्स में जाएगी, और सेंसरी नर्व हमेशा संवेदना लेकर के स्किन से जाएगी। स्किन में कोई बैठा होगा। अब स्किन में
हमारे पास बैठे हुए हैं कौन, रिसेप्टर्स, क्या हम बोलते हैं, द्वारपाल, ठीक है ना, द्वारपाल ही तो कह सकते हैं उनको, यस सर, रिसेप्टर जो हम लोग बोलते हैं। रिसेप्टर हैं। तो रिसेप्टर हमारे क्या करेंगे, वो जब कभी कोई स्पर्श करेगा, टच करेगा, कोई पिन चुभा देगा, कुछ करेगा, कोई मार देगा, कोई पीट देगा, इन सब की सूचना वो हमको सेंसरी नर्व से जाएगी और वो ब्रेन को बताएंगे, सेंसरी वहां ब्रेन को जाए या स्पाइनल कॉर्ड को जाए, ठीक है। तो रिसेप्टर 3 प्रकार के होंगे, इसी में आगे देखिए। अच्छा यहाँ देखिए ये न्यूरॉन का संगठन है, आप लोगों ने देख लिया होगा। जल सब 75 से 78% है। अब हम लोग फंक्शन तो पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा ना कि यहाँ सूचना गई, वहां इंटीग्रेशन हुआ, इंटीग्रेशन माने एनालिसिस हो गई, वहां विचार किया गया, जो सीपीयू करता है, कंप्यूटर का जो सीपीयू कहता है, आपने कहा 2 + 2, कंप्यूटर ने तुमने कहा दिया 4, तो एनालिसिस उसने किया और 4 बता दिया। तो वैसे ही हमारा ये ब्रेन क्या है, यहाँ से गया सूचना कोई गई, उसने सूचना कहा, एनालिसिस किया कि भाई ये क्या चीज है, तो उसको उन्होंने बताया कि ये सामने जिसको आप टच कर रहे हैं वो हाथी है, आप इससे थोड़ा दूर रहिए। आपने टच किया, हाथी की सूंड थी, तो आपने जैसे टच किया वैसे ये टच पहुंचा, और हाथी की सूंड से आपका टच जो पहुंचा तो ब्रेन को पहुंचा, तो ब्रेन ने एनालिसिस किया कि ये जो आंखों में देखा, आंखों ने बताया कि कोई है, बहुत भीमकाय है, जिसकी लंबी लंबी एक जो वो है, तो उसने कहा ये तो फाइल अपनी देखी, फाइल में वो लिखा हुआ था ये हाथी है। आप बताते फिरते हो ना बच्चों को अपने कि ये हाथी है, इसकी सूंड है, ये शेर है, ये भालू है, ये रीछ है, ये आम है, ये अमरूद है, तो वो सब मेमोरी में जा रहा है, तो वो फाइल बना रहा है। तो वो फाइल बनी, उन्होंने कहा हाथी की सूंड को, उन्होंने हाथी से थोड़ा दूर रहिए, उसने आदेश दे दिया, तो आपने पैरों ने क्या किया, 2 कदम पीछे हट गए और आपसे दूर हट गए, ये सब हुआ। ये है ना, ये तो अब देखिए इसमें जो हम लोग कह रहे थे वो भी थोड़ा पढ़ लीजिए, वही है ना जो आप लोग कह रहे थे, वो अभी पढ़ाते हैं, सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक अलग आता है, ठीक है। ये वाला जो आप कह रहे थे ना कि नर्वस सिस्टम का एक तो हुआ वॉलंटरी, एक इनवॉलंटरी, तो नर्वस सिस्टम पहले सेंट्रल हुआ, एक क्रेनियल नर्व हुआ, फिर जो हम इस पेरिफेरल का 2 पार्ट है वो हम बताने जा रहे हैं। पेरिफेरल के 2 पार्ट हुए, वो अनैक्षिक उसमें आता है, अभी बताएंगे आगे, ठीक है। तो अब रिसेप्टर 3 प्रकार के हैं, आगे पढ़िएगा, देखिए। सर ये एएनएस, ऑटोनॉमिक और पेरिफेरी दोनों को सेम बोलेंगे? हाँ? पेरिफेरी नर्वस सिस्टम और अभी उसको बता देंगे, बढ़िया से बता देंगे आपको, ठीक है। अभी पहले अब थोड़ा सा पढ़ना भी बताते हैं, उसमें हम आ रहे हैं, सब चीज बताएंगे। रिसेप्टर 3 प्रकार के हुए, एक एक्सटर्नल हुआ, एक हुआ जिसको हम बोलेंगे इंटरनल, और एक प्रोप्रियोसेप्टर्स हुआ। 3 तरह के इसमें आप लिखा होगा। ये हम लोग पहले क्योंकि बहुत सी चीज पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत शॉर्ट में बताना है। देखिए तो जो रिसेप्टर हुए 3 तरह के हुए, एक्सटर्नल हुए और एक प्रोप्रियोसेप्टर हुए और इंटरनल हुए। अब देखिए इनका अंतर देखिए। तो एक्सटर्नल में 2 भाग हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था आयुर्वेद में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और हम लोगों ने उसमें ये पढ़ा था, अगर आप ध्यान दिया हो, कि हमने ये कहा था हम लोगों ने कि जो त्वचा है ये बड़ी संवेदना रखती है, सबसे अधिक संवेदना त्वचा की होती है। त्वचा देखती नहीं है, लेकिन आंखें बंद करने पर भी त्वचा महसूस कर सकती है कि किसका टच है। आंखों से न देखे तो भी त्वचा महसूस कर सकती है कि मेरे मित्र का है कि मेरे घर परिवार के सदस्य का है। ये जो उसकी विशेषता है वो उसको अलग करती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस। इसमें हम लोग पहले लिख चुके हैं, आयुर्वेद पहले लिख चुका है, ये बात का डेवलपमेंट है, समझ लीजिए। वही उन्होंने इंटरप्रेट किया है, कहा कि एक त्वचा है बाह्यग्राही में, जो एक्सटर्नल में रिसेप्टर में उन्होंने कहा कि 2 तरह के हैं। एक त्वची है, जो त्वचा है सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। स्पर्श, वो क्या है, दर्द का, दाब का, स्पर्श का, ताप का, सबका बताती है। ये बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? इससे आप, दूसरा स्पेशल क्या है, जिनसे केवल आप उसी चीज का, उसी सेंस का संज्ञान ले सकते हैं, वह स्पेशल है। आंख से आप स्पर्श नहीं कर सकते, आंख से केवल देख सकते हैं,
वो केवल विजन के लिए है। कान से केवल सुन सकते हैं, वो केवल विजन के लिए है। आप टंग से केवल आप स्वाद ले सकते हैं, उसके लिए है, टेस्ट के लिए है। स्मेल से नाक से केवल सूंघ सकते हैं, इसलिए वो केवल एक ही संवेदना को ग्रहण करती है, इसलिए वो विशेष है। लेकिन जो सामान्य है वह इन सब को अडॉप्ट भी कर सकती है, वह स्पर्श के माध्यम से देख भी सकती है, स्पर्श के माध्यम से महसूस भी कर सकती है कि किसका है, भले न देखा हो। वो उसकी स्मेल को सूंघ सकती है बिना देखे, बिना आंख बंद किए हुए। स्मेल, तो स्मेल का कुछ पार्ट उसको आ भी जाएगा, भले न सूंघने की आदत। तो यानी ये विशेष नहीं है, सामान्य है। क्यों? इसमें एक कुछ और गुण है, इसलिए सामान्य है। क्लियर? ये कहीं भी टच करेंगे तो ये टच वहीं पहुंचेगा। ये एक जगह स्थापित भी नहीं है, पूरे शरीर में फैली हुई है, इसलिए भी सामान्य है। क्लियर? यहां तक तो क्लियर हो गया। आगे चले, आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आते हैं इंटरनल प्रोप्रियोसेप्टर में। आइए, अब प्रोप्रियोसेप्टर में हम लोगों ने कहा कि ये ऑर्गन ऑफ गोल्गी है। तो हम लोगों ने क्या कहा, ऑर्गन गोल्गी किसके लिए है? ये मसल टेंशन को नापती है। मसल टेंशन क्या है? मसल टेंशन हम लोग मान रहे हैं कि जो उसकी ताकत भी उसको कह सकते हैं, उसको हम लोग माप सकते हैं कि कितना रेजिस्टेंस ले सकते हैं, यही तो है उसका अर्थ। तो ये उसका लिए हो गया। मसल स्पिंडल माने, स्पिंडल हमेशा समझते हैं लंबाई लंबाई से, तो मसल स्पिंडल माने मसल की लंबाई घट रही है कि बढ़ रही है, स्ट्रेच है कि नहीं है, ये हम लोग मसल स्पिंडल से हम लोग नापते हैं। वेस्टिबुलर, वेस्टिबुलर हम लोग पढ़ा, वेस्टिबुलर एपेंडिक्स के रूप में हम लोगों ने पढ़ा है इसको। कान में होती है और ये क्या है, इंटरनल ईयर में होती है। ये आपके बैलेंसिंग सिस्टम को इन कोऑर्डिनेशन विद सेरेबेलम ये मेंटेन करती है। तो ये प्रोप्रियोसेप्टर्स जो है ये तीन तरह काम करते हैं। मसल को टेंशन नापते हैं, मसल का स्पिंडल नापते हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई और उसकी लंबाई और उसका स्ट्रेच, और मसल वेस्टिबुलर माने आपको बैलेंसिंग का भी नापते हैं। तो ये फिर तीसरा हो गया हमारा बैरोसेप्टर। तो बैरोसेप्टर में क्या है, रक्त दाब नापते हैं, और फिर कोई उसमें हुआ तो उसी पे परिवर्तन करते हैं। सेप्टर माने बैरोमीटर माने दाब है, तो बैरोमीटर दाब के लिए होता है। केमोसेप्टर क्या होते हैं, ये आपके रक्त में, रक्त का है, जल का है, इनका पीएच में या केमिकल कोई बढ़ गया है तो इन सबको, CO2 है, ऑक्सीजन है, ये सब जो गैसेज हैं उनका नापते रहते हैं पीएच, कि पीएच बढ़ तो नहीं रहा, उसके हिसाब से आचरण करें या उठने करें। ऑस्मोसेप्टर माने होता है, ये ऑस्मोसेप्टर क्या, ऑस्मोसिस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऑस्मोसिस पढ़ा है, और एक ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा हुआ है। और हम लोगों ने रक्त में पढ़ा था कि कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर कौन, प्लाज्मा प्रोटीन में हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ये सब पढ़ा ना कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर के भी जाने जाते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, क्या हम लोग समझते हैं, कोई बताएगा? नहीं, अब हम लोग, हम बताएं आगे। सर जैसे ब्लड की किशमिश को, कंसंट्रेशन से मतलब है प्रतिरोध क्षमता, फ्लो होने की प्रतिरोध क्षमता। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही है। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग, जैसे वही होगा जैसे किशमिश को भिगो देते हैं और वो फूल जाती है। हाँ नहीं, वो तो रिजल्ट है। क्यों, क्या होता है, मैं अब थोड़ा सा समझा दें। कोई भी जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, अधिकांशतः ये क्या होता है, आयनाइज्ड होते हैं। आयनाइज क्यों? हम लोगों ने वो जैसे न्यूक्लियस होता है वैसे हमारा एटम होता है, ठीक है। एटम में न्यूक्लियस होता है, एटम में एक सेल, ये सेल में हम लोग न्यूक्लियस बात कर रहे हैं, वैसे एटम वहां कंसेप्ट हुआ, फिजिक्स में एटम की बात आई। तो एटम में अंतर समझिए, एटम में क्या होता है, अंदर जो है एक सेल होता है। अब हम उसको दिखाना चाहूं तो मैं बना नहीं सकता उतना, वो बन नहीं पाएगा उतना, नहीं तो बना के दिखाऊं। जैसे मान लीजिए ये आपका है, तो ये आपका जो है अंदर एक एटम है। इस एटम के अंदर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस मान लीजिए, तो न्यूक्लियस में यहाँ पर प्रोटॉन है और यहाँ पर न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है। बाहर यहाँ पर क्या है, इन जगहों पर क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई रेखा नहीं है, लेकिन पेरिफेरी में वो चक्कर लगाते रहते हैं ये।
और इसमें इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन की जो संख्या है और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो मन बराबर है। बराबर होगी तो बैलेंस हो गया। क्यों? ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, इसको हम लोग पॉजिटिव कह सकते हैं। ये हमारा निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। तो जो निगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज एक दोनों रहेगा तो बैलेंस रहेंगे। क्लियर? लेकिन जब कभी अगर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, और देखिए प्रोटॉन तो जा नहीं सकता, वो तो अंदर बैठा हुआ है। जाना किसको है? या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या आएगा। क्लियर? बाहरी वाला तो आ सकता है, या बाहर में आएगा या जाएगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, यहां आ जाए मान लीजिए, तो इसका चार्ज क्या होगा? बढ़ जाएगा। चार्ज बढ़ जाएगा, निगेटिव बढ़ जाएगा ना। सर बोलिए। निगेटिव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और अगर एक यहां पर कम हो जाए मान लीजिए, तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर एक अगर कम हो जाए तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही जब जल में या किसी विलयन में मतलब किसी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन नहीं, किसी सॉल्वेंट में इसको घोलते हैं तो क्या होता है कि ये जो है आयंस में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है या इलेक्ट्रॉन एक आ जाता है। तो इसके आधार पर इनको एनायन, ANION, एनायन या कैट आयन बोलते हैं। अब कैसे बोलते हैं? यानी अगर इस तरह किसी सॉल्यूशन में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कर दें, एनोड और कैथोड लगा दें, तो क्या होगा? निगेटिव वाला जो आयन होगा ये पॉजिटिव की तरफ दौड़ेगा। ठीक है? कैथोड की तरफ। ठीक है? तो वो कैटायन कहलाएगा, पॉजिटिव वाला कैटायन कहलाएगा। जो पॉजिटिव वाला, जो पॉजिटिव की तरफ, जो पॉजिटिव वाला जो होगा वो कैटायन कहलाएगा, और एनायन जो कहलाएगा एनोड की तरफ दौड़ेगा तो एनायन कहलाएगा। बस यही अंतर है। तो मतलब निगेटिव पॉजिटिव के आधार पर कैटायन माने पॉजिटिव, एनायन माने निगेटिव। ठीक है? अब ये तो सोल्यूशन का हुआ। किसी सोल्यूशन में मान लीजिए चीनी आपने घोला किसी सोल्यूशन में, और किसी सोल्यूशन में चीनी घोला और किसी में चीनी अधिक है और किसी में चीनी कम है। दो सोल्यूशन और दोनों के बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख दिया आपने, तो क्या होगा? हमेशा जो सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट माने जो घोलने वाला, जैसे पानी, पानी हमेशा ये चाहता है कि जिधर हायर कंसंट्रेशन हो उधर पानी चला जाए ताकि बराबर हो जाए। ठीक? ये सिंपल सा है। ये अभी नहीं समझना, समझना अब है कि अब ये प्रक्रिया होती रहती है। लेकिन मान लीजिए किसी, जैसे हमारे रक्त है, जल है, शरीर में रक्त है, जल है, तो रक्त और जल में जो अंदर कैपिलरी में है, तो अगर कैपिलरी में कोई पदार्थ या कोई जो सॉल्यूट जिसको बोलते हैं, जो घुल जाता है, उस सॉल्यूट की संख्या इतनी हो जाए कि वो बाहर से, और ये हमारे जो वेसल्स हैं जो जिसमें हमारे चैनल में प्रवाहित है, तो चैनल तो कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही तो है, छलनी है ना। कुछ चीजें बाहर जाती है, कुछ चीजें अंदर आती है, नहीं आती? यस सर। आती, परमिट करता है ना किसी को। ऐसा तो नहीं कि परमिट नहीं करता कि हम बहते रहेंगे, नहीं हम बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ चीजों को परमिट करता है, कुछ चीजों को परमिट नहीं करता, बस यही तो है। तो इसको, इसी को बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वो भले कुछ भी हो, मेम्ब्रेन है लेकिन सेमी परमेबल, कुछ चीजों को अंदर जाने देती है, कुछ नहीं। तो अगर अंदर जो सॉल्यूट है, मतलब जो घुला हुआ है, चाहे वो ठोस हो, जो चीजें, तो वो इतनी ताकत रखे, ऐसा प्रेशर क्रिएट करे जिससे कि किसी बाहर वाले को आने न दे या जाने न दे इसको। ये जो ताकत है वही ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाती है। ये जो दाब है, इसी दाब को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। थोड़ा बहुत ऐसा मत, साइंस में बहुत अधिक मत समझना, लेकिन समझने की आवश्यकता है कि ये क्या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कभी अगर ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो सेल है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर न बनाए तो क्या होगा? न बनाए तो क्या होगा? अच्छा बताइए, न बनाए तो क्या होगा तिवारी जी?
कुछ चीजें बाहर निकल जाएंगी जो जिसके डायमीटर कम होंगे, अब कुछ चीजें अंदर आ जाएंगी, आ जाएंगी तो अनवांटेड। अंदर बाहर जल है, जल तुरंत अंदर आ जाएगा। अब बताइए सेल सेल क्या हो जाएगा, सेल फूल के कुप्पा हो जाएगा। तो सेल में क्या होगा, सेल में स्वेलिंग हो जाएगी, वाटरी हो जाएगा। है ना, समझ गए ना, ये उसका जी। है। इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को नापना बहुत आवश्यक होता है। ठीक, तो ये वाला हम लोग क्लियर हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पर आ जाइए, जो आप लोग बार बार कह रहे थे, मोटर कमांड की बात आप लोग कर रहे थे ना, वो जो, अब मोटर कमांड आप समझ लीजिए, जो इसके पहले वाला जो आप लोग चैप्टर पूछ रहे थे कि वो, उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ कि ये ऊपर हम लोग आ जाए, इसके पहले है ना उसके, अच्छा पहले इसको खत्म कर दें। नहीं यहाँ पर है ना, ये इसको उस तरह फाइनल मत मानिए, हम बता रहे हैं उसको। अब जो हम लोगों ने पढ़ा था मोटर कमांड, तो और सेंसरी कमांड, मोटर कमांड समझ रहे हैं ना, जो मोटर कमांड ब्रेन ने कोई सूचना दिया, तो ब्रेन दो तरह के लोगों को सूचना देगा। हम लोगों ने सेल्स में पढ़ा था, मसल्स में, अरे हाँ, मसल सिस्टम में, कि दो तरह की मसल होती हैं, एक मसल होती है ऐच्छिक और एक होती है अनैच्छिक। हार्ट की मसल, लंग्स की मसल और स्टमक की मसल्स, इनको हम प्रभावित नहीं कर सकते। तो ये मसल क्या है, इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी, ये अपने आप काम कर रही हैं, अपने आप फंक्शन कर रही हैं, इनको हम कोई संदेश नहीं दे सकते। लेकिन एक स्केलेटल मसल है, जिसको कोई ब्रेन आया और उसने कहा कि आगे बढ़िए और कोई चिड़िया है उसको मार दीजिए, ठीक, तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। तो ये जो कमांड आया वहां से, ये कमांड कौन सा कमांड हुआ, मोटर कमांड, ऐच्छिक, ऐच्छिक कमांड। वॉलंटरी। आपकी इच्छा पर निर्भर है, और आपने उसी समय फंक्शन कितने होते हैं उसने कहा, तो उसको मालूम नहीं, उसने कहा कि आप, तो उतनी देर में ब्रेन पूछता है किससे, सेरेबेलम से, कि अपनी अपनी स्थिति बताइए, सारे और लोगों से पूछता कि भाई स्थिति हमारी क्या है, तो वो कहता कि हम तो बैठे हुए हैं, तो कह रहा, अरे तुमको तो खड़े होइए और बायां पैर आगे करिए या दाहिना पैर आगे करिए और तब उसको मारिए, ठीक है। इतनी देर में कमांड जो है वो पूरी सूचना ले लिया, और जब उसने हुआ, तो जब उसने बात कही, तो फिर अगर मार नहीं पाया तो वो सूचना फिर जाती है कि हम मार तो नहीं पाए, लेकिन वो चिड़िया तो उड़ गई। वो ब्रेन को फिर सूचना हो जाती है कि चलो कोई बात नहीं, चिड़िया उड़ गई, हमारा काम खत्म हुआ। तो ये सब सारी चीजें उसी देर में हो जाती हैं। तो ये जो कमांड है वो आपका ऐच्छिक कमांड है, जिसको वॉलंटरी कमांड बोलते हैं। अब एक कमांड ऐसा आया जो इनवॉलंटरी है, ब्रेन, आपका हृदय जो है, धड़क कम रहा है, अचानक आपने देखा कि कोई ऐसी चीज है जो आपको दौड़ा रही है, तो आपका हृदय धड़कना क्यों, मतलब हृदय धड़कना क्यों चाहिए अधिक, क्योंकि अधिक काम करना है, अधिक ऑक्सीजन चाहिए सेल को, मसल को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो मसल भी अपना तेजी काम करेगी। तो दोनों काम, मसल और हार्ट दोनों मिलकर के काम करेंगे, तेज धड़कने का, तेज फंक्शन करने का, वो दौड़ने का, ये धड़कने का, ताकि ऑक्सीजन अधिक मिले पूरे सारे को। तो ये कमांड कहां से आया, ब्रेन से आया, इसको बोलेंगे इनवॉलंटरी कमांड। अब इनवॉलंटरी कमांड जो हुआ, ये दो तरह का हुआ। ये इनवॉलंटरी कमांड का ये है पैरासिम्पैथिक, जो इनवॉलंटरी कमांड है उसको देखिए। इनवॉलंटरी कमांड में दो कमांड हुए, ब्रेन को दो नर्व एक साथ आपको पेनिट्रेट करती हैं और उसको इनर्वेट करती हैं। कैसे, आप सामान्य दशा में बैठे हुए हैं,
तो आपको कोई ऐसी दशा नहीं है जिसमें कि आपको कोई सिंपैथी की आवश्यकता हो, तो वो दिस इज नोन एज पैरासिम्पैथी। यू आर जस्ट रीडिंग, आप घर में बैठे हुए हैं आराम से, पंखा चल रहा है, गर्मी के दिन है, लाइट चल रही है, आप पढ़ रहे हो, बड़ी शांति की दशा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पैरासिम्पैथिक फंक्शन कमांड कर रहा है, ठीक है। पैरासिम्पैथिक नर्व आ रही है, वो बता रही है कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, आप बैठिए अपना। तो हार्ट को जो मिल रही है इस समय कमांड, वो पैरासिम्पैथिक से मिल रही है। नाउ एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि कोई आपके बगल का मोहल्ले का कोई गुंडा बदमाश आया और वो आपको गाली देने लगा या कोई बात करने लगा, दुनिया में जोर जोर से बातें करना, चीखने चिल्लाने लगा, तो इस समय आपको कौन सी कमांड चाहिए? क्या पैरासिम्पैथिक से काम चल जाएगा? नो, इसमें हार्ट फिर कमांड दूसरा देगा, सिंपैथिक कमांड। इसमें आपको सिंपैथी की आवश्यकता है, आपको अधिक फंक्शन की आवश्यकता है, आपको सिंपैथी माने आपको सहायता की आवश्यकता है। तो वो सहायता के लिए जो आएगा वो प्रस्तुत होगा, वो सिंपैथिक कमांड के रूप में होगा, और तब वो आप उसको आपको ताकत देगा उस तरह की कि उस सिंपैथी में आप उसके साथ या तो लड़े या झगड़े या उसको शांत करें। तो ये सिंपैथी कमांड है। क्लियर? यस सर। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके थे, ऐसा मत, ये पहले हम लोग पढ़ा चुके हैं और देख चुके हैं, इसलिए हम लोग। नाउ वी कम टू cranial nerve। आए तिवारी जी? यस सर। cranial nerve, यस जी सर। इसी को तो आप लोग कह रहे थे ना। तो इसको इसमें जो है आपको फंक्शन के हिसाब से आप पढ़ते रहिएगा। देखिए ऑल्फैक्टरी क्या है, ये सेंसरी है। अब इसके सेंटर देखिए सारे निकले हुए हैं, कहां से निकले हुए हैं? ब्रेन स्टेम से, मोर और लेस सभी ब्रेन स्टेम से है। एक हाथ छोड़ दीजिए कहीं पर वो, लेकिन ब्रेन स्टेम, फोर ब्रेन, ये केवल फोर ब्रेन में दिखा रहे हैं। तो फोर ब्रेन क्या हुआ? ये भी ब्रेन का पार्ट नहीं है, ठीक है। फोर ब्रेन इज नॉट पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। क्लियर? फोर ब्रेन पार्ट नहीं है मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन के तीन ही पार्ट हैं, मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन। क्लियर जी? ठीक। तो ये ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक जो है, ऑल्फैक्टरी सेंसरी है। देखिए इनमें देखिए मिक्स, इसमें कुछ मिक्स नर्व है, कुछ वो है, और ये पेयर में है। तो 12 पेयर क्रेनियल नर्व है। अब देखिए इसमें एक लिखा होगा, इसमें केवल, इसमें प्रायः मिक्स नर्व है, सेंसरी और दोनों मिलाकर हैं। और इसमें केवल वेगस नर्व जो है 10th क्रेनियल नर्व, बिल्कुल रट लीजिए, 10वीं, 10 नंबरी हर जगह हर जिले में होता है। तो वो 10 नंबरी वाला वेगस नर्व है, और ये पूरे शरीर में जाती है, पूरे शरीर में जाती है, सबसे अधिक इफेक्टिव है ये। तो जब इसके रूप में आप जब देखेंगे तो आगे हम लोग जब कभी यात्रा पढ़ेंगे तो उसमें दिखाई पड़ेगा ये। तो ये क्या, क्रेनियल नर्व, 11 क्रेनियल नर्व केवल चेहरे और गर्दन सीमित है, यानी चेहरे को इतना इंपॉर्टेंस दी गई है। इसलिए हम लोग जो बार बार सामान्य विशेष की बात करते हैं आयुर्वेद में, ये सामान्य विशेष है, वो विशेष है बिल्कुल। ये 13 पूरा विशेष है हमारा। 11 12 में से 11 कितने परसेंटेज हो गया, है ना? 90 करीब हो गया, 90% करीब यहीं पर आ रहा है। तो 90% काम 11 क्रेनियल नर्व मानव की सुरक्षा में तैनात रहती है। कौन से? केवल यही, इतने ब्रेन इसके लिए। और शेष एक केवल क्रेनियल नर्व है जो 10वीं, वो वेगस नर्व, वो नीचे जाती है। तो ये ऑल्फैक्टरी, तो हम लोग जो एक फार्मूला हम लोगों ने कहा था, फार्मूला तमाम मिल जाएंगे। ओह 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 टू टच एंड फील वेरी गुड वैकेशन एट होम। तो वो उससे क्या है, ओ से ऑल्फैक्टरी, फिर ओ से दूसरा से ओ से ऑप्टिक, फिर तीसरा से ऑक्लोमोटर। तो वो नेसल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का इनर्वेशन होगा, फोर ब्रेन से निकलेगी, स्मेल को करेगी। तो स्मेल के जो सेंटर है वो हमेशा आपके फोर ब्रेन में है, तो यानी सामने वाले भाग में। तो आपको अगर उसकी बात आप करेंगे, जब लोब्स की बात करेंगे तो फ्रंटल लोब में आ जाएगा। तो स्मेल, ठीक है। फिर ऑप्टिक
फोर ब्रेन, रेटिना, इनर्वेशन रेटिना में करती है, विजन, एक्यूटी एंड कलर, ये कलर के लिए ऑप्टिक है। तो सबसे बड़ी ऑप्टिक जो नर्व है ये देखिए फोर ब्रेन में है, लेकिन काम कहाँ कर रही है, इसके विजन के बिल्कुल सेंटर पीछे है। कौन सा हमारा है लोब में, ऑसिपिटल, ऑसिपिटल, ऑसिपिटल बिल्कुल पीछे है। आप समझिए कितना एरिया तय करती है, आगे से लेकर फोर ब्रेन से लेकर के और पीछे, आंख सामने है और यहां जाकर पीछे सबसे बड़ी ऑप्टिक नर्व जो है इसका, इसीलिए इसका लाइजन या इसमें क्षति बहुत गंभीर हो सकती है। कहीं भी, कहीं इसके मार्ग में कोई गुंडा बदमाश इसको रोक लिया, वो सब प्रभावित करेगा। ऑक्लोमोटर, ऑक्लोमोटर देखिए क्या है, मिड ब्रेन, सुपीरियर ब्रांच, ये कहा, इसका दो नाम सब छोड़ दीजिए। अपर आईलिड, रेजेस अपर आईलिड, ऊपर के आईलिड को खोलने काम ये कर रही है। और सुपर रेक्टस एलिवेशन ऑफ आईबॉल, अब ये जो रेक्टस एलिवेशन है ये आपको आंखों के उसमें, आपको अगर आप देखने जाएंगे तो सब बहुत बढ़िया उसमें मिलेगा, यहाँ पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे बढ़िया उसमें मिलेगा आपको ट्रेटाइज, डॉक्टर वॉल वाली जो वो है ट्रेटाइज 14 आई का डायग्नोसिस वाला, जिसमें बहुत बढ़िया मिलेगा सारी चीजों का एलिवेशन। मतलब ये है कि रेक्टस एलिवेशन आई, ये भी आई बॉल के है, वो आईलिड और ये आई बॉल के लिए है। तीसरा, इन दो ब्रांच इसकी हुई, सुपीरियर ब्रांच और इंफीरियर ब्रांच। तो ये मीडियल लेक्टस जाती है, एब्डक्शन, ये एडक्शन, एडक्शन माने बीच में लाना, नहीं ना, एडक्शन, एब्डक्शन माने दूर ले जाना, एडक्शन माने बीच में लाना। और इंफीरियर रेक्टस ये सब उसके वो नाम है, और ये के एब्डक्शन करती, दूर ले जाने की बात करती है। स्फिंक्टर ओपिले, सिलियरी मसल्स, ये जो सिलियरी मसल्स जो होती है जो आपको लेंस को बैलेंस करती है, वो उसके लिए ये, तो यानी ये भी मोटर नर्व जो है देखिए, आंखों के लिए भी हो गई, सिलियरी मसल्स के लिए हो गई, और ऑब्लिक वो आंखों के लिए, आई बॉल के लिए हो गई, ये भी आंखों के लिए। देखिए आंखों के लिए कितनी है, ऑप्टिक भी है और ऑक्यूलोमोटर भी है। फिर ओ टू टच, टू टच, टू माने टू से फिट आ गया ट्रॉक्लियर, ये भी मोटर नर्व है, मिड ब्रेन से निकलती है, ये एब्डक्शन, सुपीरियर ऑब्लिक, वही आंखों के लिए भी है। फिर एब्डक्शन ये क्या है, एब्ड्यूसेंस, ये मोटर है, ओन्स है, और लेटरल रेक्टस एब्डक्शन, ये जो है ये एब्डक्शन करती, दूर ले जाती, ये भी उसी आंखों के लिए है। 4 नर्व है आंखों के लिए। हाँ, और फिर ट्राइजेमिनल, ये बहुत बड़ी खतरनाक थोड़ा सा नर्व है, ये चेहरे के लिए है, और बहुत अधिक चेहरे पर इसके बहुत तमाम फंक्शन है। ऑप्थेल्मिक ब्रांच भी है, इसकी मैक्सिलरी ब्रांच भी है। मिडिल देखिए, ऑप्थेल्मिक माने वही आंखों वाला, टेंटोरियल, फ्रंटल, रेक्लाइमल देखिए आंसू वाला, और मिडिल मेनिंजियल, जाइगोमेट्रिक, पोस्ट अब एलेविलर, इंफ्राऑर्बिटल, पेलेंटाइन एंड नासो पेलेंटाइन। तो ये जो है चेहरे पर अंदर पेलेंटाइन तक के लिए ये भी जरूरी है। तो ट्राइजेमिनल नर्व और फेशियल नर्व भी आगे मिलेगी आपको। और देखिए नर्वस, ये क्या है, ये भी मैंडिबुलर ब्रांच के है। तो मैंडिबुलर हम लोग समझ रहे हैं, एक मैग्जिला और एक जबड़ा, तो लोअर वाला है ना ये लोअर वाला, तो मैंडिबुलर इसमें वही है। देखिए यहाँ पर जो वो कभी नर्व का देखेंगे आप फोटो, तो उसमें मैंडिबुलर ब्रांच का पूरा दिखाया गया है। तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव ब्रांच होती, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया हो जाता है, बीमारी बहुत बड़ी बीमारी इससे होती है, जिससे उसमें चेहरे पर हवा भी बर्दाश्त नहीं होती, वो सब है। फेशियल नर्व, ओन्स, तो ये ओन्स फेशियल नर्व है, ये बिल्कुल फेस, उसके लिए फेस में, चेहरे पर। और ये है 2/3 टेस्ट का भी है, डाइजेस्टिव है, और रिकुलर है। और पेरोटिड वो दिन बता रहे थे ना, पेरोटिड ऊपर जाती है ऊपर की ओर, तो वो उसके लिए भी, प्लेक्सिस का भी पॉइंट है। तो बेस्ट, सातवां, टू टच एंड फील, टू टच एंड फील, देखिए टू टच एंड फील, ओ टू टच एंड फील, टच एंड फील। तो पांचवी ट्राइजेमिनल, ये पांचवी है, छठे ये उसमें उल्टा है, ठीक है, ये पांचवी है ट्राइजेमिनल, छठवीं एब्ड्यूसेंस है। आंख के लिए इसलिए उसको ऊपर रखा गया, चारों आंख के लिए है। हाँ,
नहीं उल्टा मतलब कर दीजिए, नंबर 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 भूलिएगा, नंबर हमेशा रोमन में लिखी जाएंगी इसके, याद याद कर लीजिए आप लोग, रोमन में ये नंबर नहीं आएगा, 6 की जगह वो आएगा रोमन वाला। जी जी जी। तो ये जो ट्रांजेंडरल है ये लिखा हुआ है, ये 5वीं है, और एब्ड्यूसेंस 6वीं, टू टच एंड फील। तो एंड आ गया एब्ड्यूसेंस में, एंड फील आ गया फेशियल के लिए, ठीक है। फिर वेरी गुड वैकेशन एट होम, तो वेरी माने वेस्टिबुलर ऑडिटरी, वही वाला जहाँ वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स की बात हो रही है, कॉक्लिया को जाती है ऑडिटरी वाली, और वेस्टिबुलर जाती है, वेस्टिब्यूल को जाती है बाकुला, और ये जाती है कान के उसमें अंदर, और यहाँ पर 2 सेंटर होते हैं जिससे कि आप बैलेंसिंग करते हैं इन कोऑर्डिनेशन विद सेरेबलम, ठीक है। फिर वेरी गुड वैकेशन एट होम, वेरी गुड देखिए गुड ग्लॉसोफेरिंजियल, ये देखिए ग्लॉसोफेरिंजियल ये मेडुला से निकलती है, और मोटर, और ये फेरेंजियल ये भी अंदर फेरेंजियल के लिए है, टिम्पैनिक फेरेंजियल, टॉन्सिलियर, उवुला जहां पर जो बीच में होता है अंदर टंग के उसमें, ये पोस्ट 1/3 ऑफ टंग टेस्ट, ये इसके लिए ग्लॉसोफेरिंजियल। फिर वेगस आ गई, मेनिंजियल, ये सब जगह जाती है, देखिए अब कार्डियक सब जगह, ब्रोंकियल, एसोफेरिंजियल, गैस्ट्रिक, पाइलोरिक, हेपेटिक, सीलियक सब जगह। 10वीं सबसे बड़ी एसेसरी स्पाइनल ट्रेपेजियस, स्पाइनल C1 C2, देखिए एक्सेसरी ये स्पाइनल C1 C2 प्रभावित करती है, वहां देखिए वहां से निकलती शायद, और फिर लास्ट में एट होम हाइपोग्लॉसल, ये इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ टंग, एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ टंग के उसमें पूरा है। तो ये आप मसल्स का इस तरह ये होता है, इनको आपको याद करने का धीरे धीरे तरीका आएगा, 3 करके याद करिए, 4 करके याद करिए, तब पूरा याद हो जाएगा। और फार्मूला उसको अगर आप और रख ले तो कम से कम नाम पहला शुरुआत में आपको भूलेंगे नहीं। ओह ओह ओह, टू टच एंड फील, वेरी गुड वैकेशन एट होम, ऐसे तमाम मिल जाएंगे आपको गूगल में, तो गूगल से हम लोग मिल लिया है, उसको बना दिया अपना थोड़ा सा वो, ठीक है। तो ये हम लोग आ गया। अब नाउ कम टू स्पाइनल नर्व। अब देखिए हम लोग स्पाइनल नर्व पढ़ चुके, स्पाइन के बारे में पढ़ चुके, बहुत पढ़े थे, याद है आप लोगों को, हम लोगों ने पढ़ा था पहले ही, बोलिए। जी हमको तो जी याद सर है। पढ़ा था, जी सर याद है। पहले तमाम आ चुके हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बहुत अधिक चर्चा हो चुकी है, थोड़ी बहुत चर्चा अगर कहिए कर दें वो बात दूसरी है। तो अब एक थोड़ा सा ये समझ लीजिए, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर वाला कंसेप्ट, ये थोड़ा सोचिए, ब्रेन करते फिर आगे चले। व्हाइट मैटर, हम लोगों ने ब्रेन की फिगर को देखिए, बाद में बाहर आएगा व्हाइट मैटर ग्रे मैटर। ये देखिए, ये चित्र केवल देख लीजिए, चित्र से मालूम होगा। ये जो आपका यहाँ पर बाहर जो ये ब्रेन का पार्ट बना हुआ है, आप लोग देख रहे हैं इसको, ब्रेन वाला केवल देखिए, दिख रहा है। तो ऊपर वाला जो है ब्राउनिश दिख रहा है आपको ना, ग्रे ब्राउन जिसको बोलते हैं ग्रे, ये ग्रेइश वाला जो है ये ब्रेन का है, तो ये ग्रेइश कलर है, और बी व्हाइट है। तो व्हाइट हम लोगों ने बताया था कि एक्सॉन का कलर माइलिन शीथ की वजह से व्हाइट होता है। तो जहां जहां एक्सॉन है, ऐसा अरेंजमेंट है ब्रेन में कि ऊपर की दशा, ऊपर की ओर ये जो एरिया है, बाहर की ओर मतलब बाहर सर के उसमें बाहर की तरफ, वहां पर ऐसा अरेंजमेंट है कि यहाँ पर सेल और डेंड्राइट्स स्थापित है, इसलिए इनका कलर ग्रेइश है, इसलिए दे आर सेड टू बी ग्रे मैटर। और जो अंदर है यहाँ पर एक्सॉन है, इसलिए इनको हम लोग कह रहे थे व्हाइट मैटर, ठीक है। अब देखिए, ये तो हम लोग बहुत तेज हो गया। तो ये बाहर क्या है, अगर बाहर की बात हम लोग कहें तो हम लोग इसको कॉर्टिकल कह सकते हैं ना, और अंदर को मेडुला, अंदर मेडुलरी सेक्शन होता है, बाहर का तो कॉर्टेक्स की जब कोई बात करे तो कॉर्टेक्स हम कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स यहाँ ब्रेन में, कॉर्टेक्स इज ग्रे मैटर।
और हम लोग उसकी बात करें वो कहेंगे कि मेडुला जो है उसका मेडुलरी पार्ट है वो हमारा वाइट क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें एक और चीज है, ये ब्रेन देखिए, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। इस स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट उल्टा देखिए, ये स्पाइनल कॉर्ड दिखाई है नीचे, ये स्पाइनल कॉर्ड दिखाई ना, देखिए ये नीचे जो दिखाई दे रही है, ये यस सर, करें दिखाई दे रही है ना, श्योर। जी सर, एक जिसमें वर्टिब्रा दिखाइए सर। जिसमें हॉर्न बने हुए, हॉर्न माने समझ हाँ सींग, सर, एक वर्टिब्रा दिखाइए सर, एक सिंगल वर्टिब्रा पर। हाँ तो सींग, ये सींग है, जो सींग दिखाई जा रही है इसी को हॉर्न बोलते हैं। तो ये जो है आप समझ लीजिए ये फ्रंटल है और ये पीछे का पोर्शन है ये वाला। तो हॉर्न जो है कैसे है, तो जानी जो वेंट्रल पार्ट है उसके हॉर्न थोड़ा सा चौड़े हैं और अधिक तीज वाले पीछे की तरफ है। तो ये बीच में दिखाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्हाइट मैटर बाहर है और ग्रे मैटर अंदर है, उल्टा हो गया। वहां देखिए ग्रे मैटर बाहर था और व्हाइट मैटर अंदर, यहाँ ग्रे मैटर बाहर है, वो ग्रे मैटर अंदर है और बाहर जो है व्हाइट मैटर है। तो ये ब्रेन उसमें उल्टा हो जाता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में। एक तो ये तक। दूसरा एक और वो है ब्रेन में यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आगे, इन दोनों में अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट मिले कि बीच में न्यूक्लियस हो, बीच में किसी इस देखिए पार्ट, देखो ये दिखाई दे रहा है, ये अंडरलाइन करूं, ये वाला, ये नहीं, वो एक सेकंड, ये दिखाई दे रहा है जो हमने बनाया, दिखाई दे कि नहीं? जी सर, सर दिख रहा है। दिखाई दिया? नहीं तो ये कलर कर दे। ये जो बीच ये भाग है, जो ये वाला, ये भाग इतना केवल चौथा, तो ये चौकोर भाग जो है ये क्या है, ये जो है इस चौकोर भाग में भी आपको दिख रहा ग्रे मैटर। तो यानी अरेंजमेंट ऐसा है, ऐसा अरेंजमेंट है, कैसा है कि इसमें बीच में यहाँ पर सेल बॉडी पड़े हुए होंगे, सेल बॉडी पड़े होंगे। तो इसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियस, इसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियस। तो अगर कोई ऐसा कोई सेल बॉडी जो बीच के भाग में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पड़े मिले तो हम लोग उसको बोलेंगे न्यूक्लियस। और यही अगर सेल बॉडी हमको पीएनएस में मिले तो उसको बोलेंगे गैंग्लियन। यहां न्यूक्लियस बोलेंगे, वहां बोल देंगे गैंग्लियन। क्लियर? ठीक। अब अभी आप लोग देखिए, अब यहां से ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड नीचे उतर रही है, अभी दिखाएं मान लीजिए कहीं, अगर नहीं चलिए चित्र में नहीं, आप समझ लीजिए, कल्पना करिए, ये अब ये तो ऊपर उतर रही होगी ना, देखिए उतर रही ना, यहां से उतर रही होगी, ये यूं उतर रही है, ये यूं उतर रही है, ऐसे तो उतर रही होगी ब्रेन की वो नर्व ऊपर से। तो जो नर्व अब यहाँ पर क्या होंगे, बाहर की तरफ जो आ रहा है तो वो क्या होंगे, ऊपर से क्या नहीं उतर रहे होंगे, एक्सॉन उतर रहे होंगे ना, ऊपर से क्या उतर रहे होंगे, ऊपर से एक्सॉन ही उतर रहे हैं। एक्सॉन ही उतरेंगे, सेल बॉडी उतरेंगे। तो जो एक्सॉन माने एक्सॉन के समूह होंगे, एक दो एक्सॉन तो होगा नहीं, हजारों एक्सॉन होंगे एक्सॉन। तो हजारों एक्सॉन जो उतर रहे हैं इनको हम लोग बोलेंगे ट्रैक्ट। ट्रैक्ट। तो जब कभी आपको ट्रैक्ट की बात कोई कहे कि ट्रैक्ट क्या है, तो आपको क्या कहना है कि ट्रैक्ट जो है ये क्या है, एक्सॉन है, ब्रेन से उतरने वाले एक्सॉन, एक्सॉन्स का समूह। हाँ, ट्रैक्ट जो है ब्रेन से उतरने वाले एक्सॉन है। इनको हम लोग व्हाइट मैटर भी कह सकते हैं, बोलिए।
जी सर, व्हाइट मैटर बोल सकते हैं। व्हाइट मैटर, तो इनको कह सकते हैं। तो हमेशा कभी आपको प्रश्न आए कि ट्रैक्ट जो है व्हाइट मैटर से बने हैं कि ग्रे मैटर से बने हैं, तो आप क्या लिखना है? व्हाइट मैटर से बने। यस, मैटर। व्हाइट मैटर से, यानी हमारे जो ट्रैक्ट बने हैं वो व्हाइट मैटर के बने थे। अब यही ट्रैक्ट सेंट्रल, देखिए हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, यही ट्रैक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर पाए जाएंगे तो इन्हें कहा जाएगा नर्व। क्या कहा जाएगा? नर्व। दोनों नंबर की तो हो गया। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई सेल बॉडी पड़ी पाई जाएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस। और अगर वही सेल बॉडी कभी हमको बाहर पीएनएस में पाई जाएगी तो हम उसको बोलेंगे गैंग्लियन। उसी तरह एक्सॉन या व्हाइट मैटर ऊपर से जो उतरेंगे उनको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उनको बोलेंगे ट्रैक्ट। और वही अगर पाए जाएंगे पीएनएस में तो उनको बोलेंगे नर्व। वही नर्व होती है जो नर्व हम बोलते हैं। तो नर्व माने पीएनएस में है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सर ये डिफरेंशिएट करने के लिए दिया होगा ना ये चीज, तो कि डिफरेंशिएट कर पाए कि ब्रेन से आने वाली और नर्व है जो वर्टिब्रा में दिख रही है वो स्पाइन में। हाँ, जो ये सर सेंट्रल नर्वस डिफरेंस सिस्टम करने है के ना, लिए किया होगा ना सर ये तो, हाँ सेंट्रल नर्वस अलग सिस्टम में। अलग नाम। हाँ, ताकि जब आप नर्व की बात करेंगे तो समझ जाए ना कि आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल की बात कर रहे हैं। सर एक बार हाँ। रिपीट करिए, मेरा सिस्टम ऑफ हो गया था, मैं फिर से जुड़ा हूँ। 2 मिनट रिपीट कर, इसको एक बार रिपीट करिए 2 मिनट से, मतलब सेंटर से मेरा सिस्टम ऑफ हो गया था। क्या चीज? इसी को रिपीट करने को मैंने रिक्वेस्ट किया था। तो हमने कहा कि जब कभी आपको ये कोई कहे, जैसे हम लोग कहेंगे, हम कहेंगे ब्रेन की बात हम कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे व्हाइट मैटर, तो हम लोग समझ जाएंगे व्हाइट मैटर माने वहां पर एक्सॉन का समूह है। फिर अगर वहां कोई कहे कि नहीं न्यूक्लियस वहां पर है तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि वहां पर उस जगह, हालांकि जब होना चाहिए व्हाइट मैटर को, यानी वहां होना चाहिए एक्सॉन को, लेकिन वहां पाया गया है न्यूक्लियस माने सेल बॉडी पाई गई है। तो सेल बॉडी पड़ी है इसलिए हम लोग न्यूक्लियस बोल रहे हैं। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक्सॉन नीचे उतरते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की ओर नीचे उतरते हैं। तो ये नर्व के कौन है? ये वर्चुअली है एक्सॉन है, जो कई बंडलों में उतरते हैं। इन बंडलों को हम लोग ट्रैक्ट कहते हैं। तो जब सर इनको गैंग्लियन भी बोल सकते हैं सर? ना ना ना, अरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है ना अभी गैंग्लियन पीएनएस में। गैंग। पहले समझ लीजिए, जो पहले इसको समझ लीजिए फिर बता। जो ये उतर रहे हैं ये ट्रैक्ट है, एंड दे आर मेड ऑफ व्हाइट मैटर। दे आर सेड टू बी मेड ऑफ व्हाइट मैटर। क्यों? क्योंकि ये एक्सॉन है, और एक्सॉन में माइलिन शीथ की वजह से व्हाइट मैटर होते हैं, इसलिए इसको हम लोग व्हाइट मैटर वो कह सकते हैं। लेकिन अब पीएनएस की बात करें, अब पीएनएस में यही सेल बॉडी हमको मिल जाए कहीं बीच में, तो हम यहाँ जो जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे थे उसको हम लोग वहां गैंग्लियन कहेंगे। पीएनएस में जो चीज न्यूक्लियस है वही पीएनएस में गैंग्लियन है। सीएनएस में जो हमारा ट्रैक्ट है वो वहां नर्व है। क्लियर? नर्व माने एक्सॉन, नर्व यहां भी ट्रैक्ट माने एक्सॉन। जी सर, राइट। इसका मतलब हम लोगों ने ये कहा कि जो सीएनएस में व्हाइट मैटर है ज्ञान, उसको हम लोग ट्रैक्ट बोलते हैं। सीएनएस जो 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 ऊपर से हाँ ऊपर के ट्रैक्ट ही है, ट्रैक्ट है जो उतर, क्योंकि वर्चुअली क्या है वो संदेश पहुंचाएंगे, बिना संदेश पहुंचाए तो रुकेंगे नहीं। तो संदेश पहुंचाने के लिए उनको अपने ब्रेन से उतरना पड़ेगा। हम ऊपर उतरना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम ऊपर मान रहे हैं कि ब्रेन ऊपर है, तो उतरना इसलिए बोल रहे हैं। नहीं तो ब्रेन से वो स्पाइनल कॉर्ड की ओर जाएंगे तभी तो कुछ काम करेंगे। जी। और पीएनएस में इसी को हम लोग नर्व बोलते हैं। हाँ, यही नर्व है।
और पीएनएस में अगर सेल बॉडी मिलती है तो उसको हम लोग गैंग्लियन बोलते हैं। हाँ, अब आप समझ लीजिए कि एक गैंग्लियन कहाँ पाया जाएगा। अब इससे आपको प्रश्न यहाँ उठता है, सभी लोग दिमाग लगाए थोड़ा सा, गैंग्लियन पीएनएस में कहाँ पाया जाएगा। गैंग्लियन माने सूचना लेके जाएगा गैंग्लियन। हाँ, कौन जा रहा है सूचना लेके? सेंसरी नर्व में, सेंसरी। वेरी गुड, सेंसरी नर्व आ रही है और वो पोस्टीरियर साइड जा रही है, तो जो पोस्टीरियर साइड का पाया जाएगा उसमें गैंग्लियन पाया जाएगा, कभी एंटीरियर में गैंग्लियन नहीं पाया जाएगा। हो गया? क्यों क्यों बोलिए अनीता मैम। सॉरी सर, यस सर, राइट सर, देखिए सेंसरी नर्व में ही पाया जाएगा। सेंसरी नर्व, गैंग्लियन माने जहां सेल बॉडी पड़ी है। सेल बॉडी काम क्या था? सूचना लेने का काम, फिर एनालिसिस के बाद। तो जी, जब सूचना गई हाथों से, हथेली से, स्किन से, तो वो सूचना लेने और जाएगी, वो पीछे से जाएगी, पोस्टीरियर ब्रांच से जाएगी। कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड पोस्टीरियर ब्रांच से जाएगी। तो जब वहां जाएगी, तो जब सूचना कोई मिलेगा डेंड्राइट को, तो कोई सेल बॉडी पड़ी होगी, तभी तो वो एनालिसिस करेगी, बिल्कुल तभी सर, तो एग्जाम लेके जाएंगे ऊपर। तो उस बिल्कुल काम के लिए पीछे गैंग्लियन पाया जाएगा। ठीक सर। और एंटीरियर साइड में, क्योंकि केवल मोटर नर्व ऊपर से ऊपर नहीं तरह, तो मोटर नर्व मारे क्या हुआ? केवल 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 एक्सॉन। वो तो केवल एक्सॉन ही लेके जा रहे सूचना, वो तो वहां एनालिसिस कर चुका ब्रेन। अब जो भी लेके जाएगा वो एक्सॉन ही होगा। तो वो एक्सॉन लेके आया, तो वहां सेल बॉडी की जरूरत ही नहीं। ठीक सर, ठीक है? यस तो सर। अगर कभी कोई बोले कि भाई गैंग्लियन कहाँ पाया जाएगा, तो आप हमेशा समझ लीजिए कि आप कह दीजिए पोस्टीरियर साइड में। अब इसी से समझ लीजिए, थोड़ा सा एक आप समझ लें कि क्या दिखा रहे हैं इन्होंने, क्या दिखाया है। अब ये तो उसका बताया कि राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन का फंक्शनिंग बताया। देखिए, राइट ब्रेन से यहाँ पर मेडुला के आसपास आगे कंट्रालैटरल यूं ट्रांसफर होते हैं नर्व, चौराहा बना करके बाएं दाएं चला जाता, दाएं बाएं चला जाता। इसलिए उसको दिखा रहे हैं कि ये जो लेफ्ट साइड में ब्रेन से आया है, ये राइट साइड में चला गया, और ये जहां इधर से आता इधर चला जाता। तो वो हमेशा बोलते हैं कि मेडुला के आसपास से ये ट्रांसफर होते हैं। अब एक और होता है रिफ्लेक्स एक्शन, वो हम लोग दिखाएं कैसे, कहीं दिखाने का तरीका हमारे पास इसमें नहीं है। चलिए हम लोग ऐसे इसी चित्र से कल्पना कर रहे हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है? जो नॉर्मल एक्शन क्या होगा? नॉर्मल एक्शन में ये हाथ है, ये देखिए इनका हाथ बना हुआ है बाय द वे। इन्होंने हाथ से कोई लिखा, लिखने के बाद यहाँ आया, तो ये क्या हुआ? ये देखिए पीछे वाला भाग है, देखिए आप लोग समझ लीजिए, ये पीछे ये जहां मोटे वाले जो हॉर्न है वो हमेशा इंटीरियर साइड पे, इंटीरियर, और जो पतले वाले सींग के नुमा है वो हमेशा पीछे के भाग में। क्लियर? जी। तो सूचना जो है हमेशा, जैसे यहां से कोई सूचना होती, तो सूचना मक्खी यहाँ बैठी हुई है, मच्छर बैठा हुआ है, तो ये सूचना जा करके पीछे वाले भाग से जाएगी। क्लियर? क्लियर। यहाँ पर ये आपको दिखाएं क्या, अलग से दिखाऊं मैं? देखिए इस जगह पर, जी सर। ये इस जगह पर सूचना गई, और यहाँ पर क्या है, यहाँ से फिर कोई सूचना लेके जाएगा ना ऊपर, कोई नर्व लेके जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग, यहाँ कोई बोलेंगे यहाँ सेंसरी नर्व वो है, जब अंदर पहुंच जाएगी तो वो कोई किसी ट्रैक्ट के रूप में हो जाएगी, तो ऊपर चढ़ेगी, और ये जा करके सेंसरी नर्व जो जाएगी ऊपर, तो वो क्या करेगी? ब्रेन में जाके एनालिसिस कराएगी। एनालिसिस होगा, और वहां पर क्या होगा? एनालिसिस में हुआ भाई कोई एक्शन आपने लिया, तो वो एक्शन यहाँ से ब्रेन से आएगा, और फिर वो किसी नर्व से उतरेगा, और यहाँ सामने आएगा। देखिए इस वाले भाग से आएगा, सामने वाले भाग में ये, और फिर यहाँ से वो किस हैंड को जाएगा, यूं करके यूं चला जाएगा। क्लियर?
हो गया। जी सर। ये तो एक्शन नॉर्मल कंडीशन में होगा कि आपको किसी ने बताया कि भाई ये चीज है, तो ये ब्रेन तक संवेदना पहुंची, पीछे की साइड से गई और वहां ब्रेन ने एनालिसिस किया, फिर वहां से उसने कमांड भेजा, फिर वो आई, आने के बाद आगे के भाग में आई और उसने कोई कमांड मसल सेल को दे दिया। लेकिन अगर आपका तवा आपका गर्म है, आपने हाथ वहां छू दिया, अब आप क्या अपेक्षा करोगे कि ब्रेन तक सूचना जाए, ब्रेन कहे भैया हटाओ, तब तो आप जल चुके होंगे। बिल्कुल सर। उसके लिए देयर इज सिस्टम रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होगा? झटके से हाथ हटा लेंगे। हाँ, क्यों हटा लेंगे? क्योंकि रिफ्लेक्स हो रहा है मैसेज सेंसरी नर्व। कुछ एनालिसिस स्पाइनल कार्ड में भी होगा। सूचना यहाँ से देखिए, यहाँ से सूचना गई और यहाँ पर गई। देखिए ये चित्र बना, दिखाई दे रहा है? नहीं दिया? ऐसा दिख रहा है। ये जो सूचना देखिए यहाँ से यहाँ गई, देखिए यहाँ से सूचना गई और ये पीछे के भाग में गई सूचना, यही तो सूचना जाएगी पीछे के भाग में जी। लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड समझ रहा है कि ये तो बहुत, अगर हमने यहाँ भेजा और वहां पर तमाम इंटर न्यूरॉन्स हैं, तमाम जो है किसी अधिकारी से मिलने गए, वहां पहले असिस्टेंट कमिश्नर मिले, फिर डिप्टी कमिश्नर मिले, फिर कमिश्नर मिले, तो हो चुका। तो उसने कहा ना, उसने एक यहीं पर इसी जगह पर जहां पर है, यहीं पर एक नियंत्रण चीज स्थापित कर दिया। समझ लीजिए, यहीं पर स्थापित कर दिया एक नियंत्रण कक्ष। मैं उसको कर दूं इसी जगह पर, ये जो जगह है, इस एरिया में ही एक नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया और उसने यहीं पर एनालिसिस कर लिया, ब्रेन तक भेजा ही नहीं, और यहीं पर ऑर्डर दे दिया। ये सामने के फ्रंट भाग से यहाँ ऑर्डर आ गया कि हाथ हटा लीजिए। तो स्पेस वो जो है समय बच गया, समय बच गया और पहले ही इसने जो है हाथ हटा लिया और बच गया। तो इसलिए इसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्यों आर्क है? देखिए ऐसे यूं गया और यहां तक गया और उसके बाद फिर यहां से शुरू हुआ, देखिए यहां चला गया, तो आर्क ही तो हुआ। आर्क माने यूं करके यूं गया और लौटाया आगे से। अगर ऊपर जाता तो बहुत देर हो जाती, तब तो हाथ जल चुका होगा। इसीलिए इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं और इट इज सेड टू बी रिफ्लेक्स आर्क। इसको आर्क भी बोलते हैं और हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के बोलते हैं कि तुरंत आपका हाथ हट जाता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से, रिफ्लेक्स आर्क की वजह से। तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का वो है। और इसमें हम लोगों ने बस केवल प्लेक्सस थोड़ा सा बताना था बस। अब प्लेक्सस बता दें, बस 2 मिनट का है, बता दें ताकि प्लेक्सस खत्म हो जाए बस। और तो हम लोग बता ही चुके हैं, पहले वाला आप लोग पढ़िएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। केवल प्लेक्सस कुल मिला के 5 होते हैं। तो वहां से नर्व रूट निकलती है पीछे से, साइड से, दोनों से नर्व रूट निकलेंगी स्पाइनल कॉर्ड से। तो दोनों को जो नर्व रूट निकलती हैं, तो जो नर्व रूट वहां से चलेंगी, तो वो नर्व रूट एक वो बनाती है वेंट्रल रामी। माने सामने वाले में रामस बनाते हैं, तो वो बनाएंगी नर्व और उसके बाद क्या करेंगी, वो आगे जा करके और फिर वो मिल जाएंगी 3-4, और मिल जाने के बाद वो प्लेक्सस बनाएंगी, चौराहा बनाएंगी, वहां पर कई नर्व मिल जाएंगे एक साथ बनाएंगे, इसको हम लोग प्लेक्सस बोलेंगे।
तो पहले क्या होंगी, वो निकलेंगी 2 भागों में, फिर यूं मिलेंगी, मिलने के बाद इस तरह मिल जाएंगी, मिलने के बाद जब आगे चली गई तो फिर ऊपर से नीचे से 3-4 जगह से मिल करके फिर आगे जाकर चौराहे पे मिल जाएंगी, प्लेक्सस बना देंगी। इसलिए ये नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन सी नर्व का रूट जो है, इनर्वेशन रूट कौन सी नर्व इनर्वेट कर रही है। तो नीचे वाली भी कर सकती है, ऊपर वाली भी कर सकती है, और वो चली जाएगी किसी ऑर्गन को या किसी मसल को। तो ये इनको प्लेक्सस कहते हैं। ऐसे प्लेक्सस केवल 5 होते हैं। वो प्लेक्सस, पहला प्लेक्स होता है सर्वाइकल प्लेक्सस, C1 से C4 तक बनता है। दूसरा होता है ब्रैकियल प्लेक्सस जो C5 से T1 तक बनता है। फिर आपको थोरेसिक नर्व कोई प्लेक्सस नहीं बनाती है, नोट कर लीजिए, थोरेसिक कोई प्लेक्सस नहीं बनाती है। तीसरा होगा लंबर प्लेक्सस L1 से L4 तक। चौथा होगा सैक्रल प्लेक्सस L4 से S4 तक, और पांचवा होगा कोसिजियल S5 और को6। ये 5 प्लेक्सस होते हैं। तो प्लेक्सस माने इनर्वेशन के बाद वेंट्रल रामी के, वेंट्रल माने सामने वाले, वेंट्रल रैमस के इनर्वेशन के बाद कई नर्व मिल करके जब एक चौराहा बना लेती है, एक जाल बनाती है, जो प्लेक्सस माने जाल, एक जाल बना देती है, फिर वहां से रूट निकल करके अलग अलग ऑर्गन्स हो जाती है। इसको हम लोग प्लेक्सस बोलते हैं, जो बॉडी में दोनों तरफ कहीं होंगे। तो इसलिए शरीर में प्लेक्सस आपको 4 तरह के पाए जाते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, कई नर्व्स आपस मिलकर नए समीकरण से शरीर के विभिन्न हिस्सों को नर्व फाइबर सप्लाई करते हैं। ठीक है। फिर ये रूल, प्रत्येक स्पाइनल नर्व अपने से एक ऊपर और अपने से एक नीचे स्पाइनल नर्व सेगमेंट के कुछ फाइबर मौजूद हैं, ये याद रखिए। इसीलिए हम लोग 2 वर्टिब्रा में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अतः कोई भी स्पाइनल नर्व प्योरली सेगमेंट से ओरिजिनेटेड नहीं है। मतलब कोई ऐसा नहीं कह सकते कि आप एक सेगमेंट से आई है, इसके सेगमेंट के नीचे वाले भी हैं, सेगमेंट के ऊपर वाले भी हैं। स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर स्पाइनल नर्व थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स को छोड़कर पहले आपस में मिलकर प्लेक्सस बनाती है, तब इन प्लेक्सस से विभिन्न स्पाइनल नर्व्स के फाइबर मिलकर एक नई समीकरण मैसेज हो जाते हैं। क्लियर। तीसरा, सभी स्पाइनल नर्व इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से इमर्ज होती है। मतलब दोनों के बीच में एक फोरामेन है, मतलब छेद, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है, उससे इमर्ज आउट होंगी। किंतु सर्वाइकल फर्स्ट और सर्वाइकल 2 ऑसिपिटल बोन और एटलस वर्टिब्रा के बीच से निकलती है, अतः इन्हें सब ऑसिपिटल नर्व भी कहते हैं। ऊपर C1 C2 की बात कर रहे हैं बस। तो ये आपके इन्हीं के बारे में आपको इनके सबके नाम अलग अलग दिए हुए हैं और इनका इनर्वेशन एरिया दिया हुआ है। ये आपको साइंटिफिक निष्कर्ष के लिए आवश्यक है, मेडिकल रिसर्च के लिए आवश्यक है। हम लोगों के लिए उतना आवश्यक नहीं है, केवल इनके नाम जानना आवश्यक नहीं है। हमको केवल जानना है कि सर्वाइकल है, प्लेक्सस है, कोई रिपोर्ट आपके पास आएगी कि प्लेक्सस में प्रॉब्लम है, या कोई आएगी कि इस C1 C2 में प्रॉब्लम है, या आपको आएगा कि उसके प्लेक्सस में कोई इंजरी हो गई है, तो वो हम उसके बेसिस पर हम लोग इलाज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर स्टडी। ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है उसको केवल आपको पढ़ने के, एक बार ससरी निगाह से देखने के लिए, पढ़ने के लिए कि कैसे कैसे बनाती है। अब ये सब तमाम नर्व्स का लेख है जो आप लोग धीरे धीरे आगे चल के हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। वो बहुत अधिक वो नहीं, बस हमको जानना जरूरी है कि हमको चरक 3 के हिसाब से करना है। हमको HB1 के हिसाब से, HB1, HB2, HB3 के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट करना है। वो ट्रीटमेंट हम लोग अपना अलग से बताएंगे कि हमको रिपोर्ट होगी कि इस वाले प्रॉब्लम है, तो उनमें हम लोग कर लेंगे। और ये वाला हमारा हो गया तो हम लोग आगे चल के जब आ जाएंगे तो हम लोग सैक्रल प्लेक्सस है, साइटिकल नर्व है, कहाँ से निकलती है, ब्रांचेस है, कोसिजियल प्लेक्सस है। अब ये उसके वो है कि फ्लेक्सर में, एक्सटेंशन में कौन कौन नर्व इन्वॉल्व है, इसका भी आपको चार्ट, आपको जो बोन वो ब्रेन के जो किताब मिली है, नई किताब है, बहुत बढ़िया उसमें दिया हुआ है, आप उसको पढ़िएगा। ये तो तिवारी जी बता ही चुके थे, इसको बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है, इसको समझना है केवल।
कि फ्लेक्सर क्या है और एक्सटेंशन क्या है, मोर और लेस थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत और जानने की आवश्यकता है। फिर हम लोग आ जाएंगे सीधे फंक्शन ऑफ ब्रेन में। हम लोग आ जाएंगे यहाँ से फंक्शनिंग ऑफ, क्योंकि बहुत अधिक अभी बाकी है। स्पाइनल कॉर्ड से आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड में ही हमको केवल ये जानना है कि वर्चुअली इन सब में है क्या। तो ये यहाँ से हम लोग स्पाइनल कॉर्ड से आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो हम लोगों का कुल उद्देश्य ये है कि हम लोग इसके अगर जान जाएंगे कि हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करें, तो हम लोगों को और ये जान जाएंगे कि किस जगह पर इंजरी है, किस जगह की प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसके आधार पर अपनी बात यानी अपने ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू अवर एचबी, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में, अगर हम चाइनीज की बात करें टीसीएम में, अगर हम बात करें डॉक्टर वॉल में तो डॉक्टर वॉल में, अगर हम बात करना चाहते हैं वाईएनएम में तो वाईएनएम में। हमारे पास बहुत ट्रीटमेंट के तमाम पैमाने हैं, हमको केवल जानना ही जरूरी है, थोड़ा सा फिजियोलॉजी, थोड़ा सा एनाटॉमी। अगर कभी नहीं कहेंगे कि आप एमबीबीएस कोई नहीं बन पाएगा, उसके लिए तो 5 साल अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो केवल एक ही साइंस पढ़नी पड़ेगी। हम केवल एक साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो उस फिजियोलॉजी को पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी को पढ़ रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट भी समझ रहे हैं। वो तो केवल एनाटॉमी समझ रहे हैं, उनके लिए दवाइयाँ हैं, हमारे लिए तो हमको मालूम है कि अगर हमको हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, हमारे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, तो अपोजिट फ्लो में यहाँ देना है। हम जान रहे हैं कि हमारा 7-8 नंबर पे हम ब्रेन 6 से लेकर हम आगे 7-8 में चले जाते हैं। तो हम जब कोई पेन को रिलीफ देना होता है तो हम क्या करते हैं, हम 2-6 कर देते हैं। हम कहते हैं नर्वस सिस्टम में ले, हम लोग ये भी समझ लें कि 6 माने काल सर, काल हाँ 6 माने नॉर्मल नर्वस सिस्टम के लिए काल, सेमेस्टर 2 के लिए काल। 6 माने नर्वस सिस्टम, पहली बार नर्वस सिस्टम, वहां से स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड और जो है प्लस हमारा मेडुला वहां से शुरू होता है। फिर हमारा सेरेबेलम पे हम लोग जाते हैं, फिर हम लोग पोन्स में जाते हैं, मिड ब्रेन में जाते हैं, लिम्बिक सिस्टम में जाते हैं। तो इन सब में जो है यानी हम ब्रेन की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो यानी 6 के बाद 6, 7, 8, 9 हमारा सब ब्रेन सिस्टम है। तो अभी हम लोग 5 तक तो फिजिकल में रहते हैं, 6 के बाद हम तुरंत चले जाते हैं मेटाफिजिकल की ओर, जो ब्रेन की फंक्शनिंग की ओर इशारा कर रहा है। तो हमको जब भी 6 का माना एक और वो 6 बताया था, 6 माने नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट, यानी संवेदना, स्पाइन संवेदना लेके जा रही है, वो प्रगति के बारे में बता रही है कि आपको जाड़ा है, आपको सर्दी है, आपको कपड़े पहनने चाहिए, आपको आज हल्का पहनना चाहिए, ये बता रही है जाड़ा गर्मी बरसात के अंदर। तो यानी जो वातावरण परिवर्तन हो रहा है उसकी सूचना दे रही नर्वस सिस्टम, वहां से सूचना चली गई। अब हमको पेन घटाना है, तो पेन की सूचना कहां जाती है, भीमरूल पढ़ा और बताएं, नहीं नीतुजन नहीं, और बताइए, अल्पेश जी बोले, शीतल जी बोले, संजय कुमार बोलिए, सब लोग पार्टिसिपेट करिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसको भूलिए नहीं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक क्यूटेनियस हम लोगों ने पढ़ा ना, कि कोई दाब होगा, कोई टेम्परेचर होगा, कोई पेन होगा, तो हम लोग सूचना क्या होती है, वहां सूचना जाएगी, यहाँ से, यहाँ रिसेप्टर है, ये जाएगी और ब्रेन वो स्पाइनल कॉर्ड के पीछे वाले भाग से जाकर के और ऊपर चले जाएगी ब्रेन को। अगर हम 6 सेडेट कर दें तो इसका अर्थ क्या है, कोई बोले, अल्पेश जी, शीतल जी, संजय जी, कोई बोले। अगर हम इसको सीडेट कर दें, सीडेशन का अर्थ क्या हुआ बताइए, संजय जी बताओ, सेमेस्टर 3 में है आप, है ना संजय जी? ऊर्जा को घटाना ना बस। हाँ नहीं, ऊर्जा को घटाना तो 6 को सीडेट कर दे, 6 की ऊर्जा नहीं घटा रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन जा रही है उसको पहुंचने नहीं दे रहे हैं। आप पहले सैनिक पर क्या करते थे, सैनिक सूचना देने के लिए गया कि राजा से मांग ले कि सहायता दे दो, उसने सैनिक को रोक लिया और रोक लिया, कब्जे में कर लिया। अब सैनिक जा ही नहीं रहा राजा को बताने के लिए, तो सैनिक जब राजा को बताने नहीं जाएगा तो यही सिडेशन है, आपने उसको पकड़ लिया, सिडेट कर दिया, मैंने सूचना मत बताओ। तो अब जब ब्रेन को सूचना नहीं जाएगी तो पेन का एहसास कैसे होगा, बोलिए। पेन हुआ, दर्द हुआ,
बहुत से लोगों को दर्द का एहसास नहीं होता ना, करिए ना, दर्द को दर्द हुआ, उसने ब्रेन को एक दवा खा लिया आपने, कौन सी दवा, कोई दवा दिया डॉक्टर ने और कहा ये दवा खा लेना, तो आपको क्या होता है, पेन गायब होता है ना, गायब। तो क्या करते हैं, वही सेंसेस, तो जहां सेंसरी, जहां पर आपको पेन का सेंस होता है वहीं तो बंद कर देते हैं, उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिया माने कंट्रोल कर दिया। तो आपको सुन, ऐसा हम भी कर रहे हैं, 6 को हम सिडेट कर रहे हैं, यानी हम सूचना को पहुंचने देना चाहते। तो अगर जाने वाला हो 6, तो जाने वाली सेंसरी नर्व 6, 7 माने आने वाली और 8 माने मिक्स। 6, 7, 8 का एक अर्थ ये भी नोट कर लीजिए। 6 माने जाने वाली सेंसरी, 7 माने आने वाली मोटर और 8 माने दोनों का मिक्स, और 8 माने मन, 8 माने क्रियाशीलता, सबसे अधिक क्रियाशील है मन। आत्मा काम नहीं करती है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और कर बिन कर्म करे विधिनाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन बानी बक्ता बढ़ जोगी। आत्मा कोई काम नहीं करती, चुपचाप अध्यक्ष की तरह लेटी रहती है और कहते सीईओ साहब काम करो, मन है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी, कहता है काम करो। वो कहता है भैया सारे कर्मचारियों को नियंत्रण, सारी ज्ञानेंद्रियां, सारी कर्मेंद्रियों को नियंत्रण। तो वही चीज है, 6 माने जाना, सिर्फ सुसेट करने का अर्थ है कि आपको सूचना पहुंचाने के लिए रोक दिया आपने। 7 को रोक दे तो यानी सूचना वहां से आ नहीं पाएगी। और 8 माने मिक्स नर्व, तो 8 माने ये हुआ। 6 माने 3 माने और बताइए। 3 का अर्थ है कि अग्नि, 3 का अर्थ है पाक, प्रभाव, प्रकाश, वर्ण, परिवर्तन, मेटामॉर्फोसिस, पूरा परिवर्तन। लेकिन 3 का एक अर्थ और भी है, घर को साफ सुथरा व्यवस्थित बढ़िया बना देना। आपके घर में 10 मेहमान आने वाले हैं, आपको 1 घंटे पहले मालूम हुआ, आपने देखा कि मेरा तो ऑफिस जो है 4 किताबें इधर पड़ी हुई, 5 किताबें उधर पड़ी हुई, 6 किताबें इधर, मैं क्या करूं। आपने सबको लाया, करीने सजा दिया। जब आया, सब लोग आए तो उन्होंने देखा कि अरे बहुत बढ़िया ऑफिस है। तो ये काम 3 ने किया। ठीक है, ऐसे हम लोग चीजों को और समझते जाएंगे। अगर ये नहीं कि केवल हम लोग जो पढ़ रहे हैं केवल उतना ही समझे, हम उन चीजों के रियल इंटरप्रिटेशन की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञानी तो है। तो 3 माने केवल 3 नहीं, 3 माने केवल अग्नि नहीं, 3 माने केवल जल से भाप बनाना नहीं, 3 माने केवल पकाना नहीं, 3 माने व्यवस्थित करना भी है। ऐसे 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 उनका इंटरप्रिटेशन हम लोग अपने हिसाब से में है, यही अर्थ यही। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए पहले जानना जरूरी ना। अगर पहले काल आप न जानेंगे तो नर्वस सिस्टम न जानेंगे, तो काल जानना जरूरी है पहले। अगर काल नहीं जानते, फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग कहने लगते सब लोग कि नर्वस सिस्टम, वो भूल जाते। तो काल दिशा मन आत्मा वही है। तो ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रसारित करें, वीडियो को शेयर करें, आपस में इंटरेक्ट करें, ज्ञान बढ़ाएं। ज्ञान बांटने से और बढ़ता है, कम नहीं होता है। जितने इंटरेक्ट करेंगे और ज्ञान बढ़ेगा। हमारा ज्ञान की सीमा भी नहीं है और कोई भी ज्ञानी नहीं है, सब अज्ञानी है, वो ज्ञान की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसलिए कोशिश हम लोग करें कि इसको प्रसार करें, ताकि हमारा जो सपना है संस्थान का, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ये पूरा हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लोग विराम लेते हैं। कल बात। थैंक यू सर, प्रणाम सर।